नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जंतुओं एवं पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो बायोलॉजी से संबंधित टॉपिक है, ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर, और रक्तदान, ये 3 टॉपिक पहले हम पढ़ चुके हैं। अगला जो टॉपिक है जंतुओं एवं पादपों के आर्थिक महत्व, ये जो टॉपिक है आपके सीईटी, एलडीसी और अन्य प्रतियोगिताओं परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं जंतुओं का आर्थिक महत्व। कौन कौन से जंतु हैं जिनका आर्थिक महत्व होता है, किससे क्या प्राप्त होता है, इसके पालन को क्या कहा जाता है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, जंतुओं के अध्ययन को कहा जाता है, उसको कहा जाता है जंतु विज्ञान, यानी जूलॉजी। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? यह है अरस्तु। अरस्तु एक दार्शनिक है जो कि जंतु विज्ञान के जनक है। सामान्यतः आर्थिक महत्व के रूप में किन किन जंतुओं का उपयोग किया जाता है? आर्थिक महत्व के रूप में जिनसे आर्थिक महत्व होता है, लाभ होता है, उनके लिए किन किन जंतुओं का उपयोग किया जाता है? जंतुओं का उपयोग, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं जंतुओं का आर्थिक महत्व, तो इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में। कौन कौन से जंतु हैं जिसके द्वारा हमको लाभकारी चीज़ें प्राप्त होती हैं और उनका आर्थिक महत्व होता है। पहला है मधुमक्खी, रेशम कीट, मुर्गी, लाख और पशुओं से इनका आर्थिक महत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खी का, रेशम कीट का, मुर्गी का, लाख का, पशुओं का, इन सब का उपयोग आर्थिक महत्व के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को कहा जाता है, इसको कहा जाता है एपीकल्चर। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में अब तक पूछा जा चुका है कि मधुमक्खी पालन को कहा जाता है, वो कहा जाता है एपीकल्चर। व्यावसायिक स्तर पर मोम व शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी का पालन किया जाता है। मधुमक्खी का पालन क्यों किया जाता है? वो किया जाता है मोम और शहद की प्राप्ति के लिए, कि जो मधुमक्खी का आर्थिक महत्व है वह मोम और शहद के रूप में होता है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन का मुख्य उत्पाद क्या होता है? अधिकांश जो कहते हैं कि मधुमक्खी पालन का उत्पाद शहद के लिए किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो उसका मुख्य उत्पाद होता है वो होता है मोम। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें मोम और शहद 2 रूप में प्राप्त होते हैं। तो जो मुख्य उत्पाद होता है वो मोम के लिए किया जाता है। आगे देखिए, जो मधुमक्खी पालन का सह उत्पाद है वह है शहद, हनी। जो मधुमक्खी होती है, फूलों की परागण क्रिया में सर्वाधिक सहायक कीट होता है मधुमक्खी। शहद का उपयोग, जो कि मधुमक्खी पालन का सह उत्पाद होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होता है। मधुमक्खी की किस प्रजाति का व्यापारिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? अलग अलग जंतुओं की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, तो विभिन्न प्रजातियों में कोई एक प्रजाति विशिष्ट होती है जिसका व्यापारिक दृष्टि से या इकोनॉमिक दृष्टि से या लाभकारी दृष्टि से अत्यधिक उपयोग होता है, वो है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा है वो व्यापारिक दृष्टि से सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मधुमक्खी है। मधुमक्खी की जो अन्य प्रजातियां हैं वो एपिस इंडिका है, एपिस डोर्सेटा है, एपिस फ्लोरिया और एपिस मेलिफेरा। यह एपिस मेलिफेरा सर्वाधिक उपयोग की जाती है व्यापारिक दृष्टि से। मधुमक्खी का सामाजिक संगठन, जो एक मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें कितने प्रकार की मधुमक्खी पाई जाती है? तो वो 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं।
और सामाजिक संगठन में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ शामिल है। कौन कौन सी है? रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी। तो ये सामाजिक संगठन है। जो रानी मधुमक्खी होती है उसका उदर लंबा होता है, श्रमिक मधुमक्खी से 3 गुना बड़ी होती है। जीवन काल 5 वर्ष होता है। रॉयल जेली खाती है। जो मधुमक्खी के छत्ते में शहद होता है उसमें रॉयल जेली होती है, उसको ये भोजन के रूप में ग्रहण करती है। इसका विकास निषेचित अंडे से, जो लगभग 32 गुणसूत्र वाला होता है, उससे होता है। नर मधुमक्खी जिसको आप ड्रोन कहते हैं, इसमें लाल ग्रंथि, मोम ग्रंथि, डंक ग्रंथि नहीं पाई जाती है, अर्थात ये डंक नहीं मारते हैं। डंक नहीं मारते हैं, मोम ग्रंथि नहीं पाई जाती है, लाल ग्रंथि भी नहीं पाई जाती है। ना तो ये मोम का उत्पादन करेंगे और ना ही ये डंक मारते हैं। तो ये जो ग्रंथियां हैं ये नर मधुमक्खी में नहीं पाई जाती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि लाल ग्रंथि, मोम ग्रंथि, डंक ग्रंथि सामाजिक संगठन में मधुमक्खी छत्ते में किस में नहीं पाई जाती है, तो वो नर मधुमक्खी यानी ड्रोन में ये अनुपस्थित होती है। आगे देखिए, श्रमिक मधुमक्खी जो कि रानी जो मधु होती है मधुमक्खी उससे छोटी होती है, सबसे छोटी मक्खी होती है। पंख व मुखांग क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। निषेचित अंडे से विकसित, किंतु बंदे का मतलब होता है जनन करने की क्षमता नहीं होती है। जनन करने की क्षमता नहीं होती है। विकास होता है निषेचित अंडे से, लेकिन जनन करने की क्षमता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बंदे होते हैं। जीवन काल होता है 5 से 8 दिन का। छत्ते में इनकी संख्या, श्रमिक जो मधुमक्खियां होती हैं इनकी संख्या होती है 8 से 10,000 प्रति छत्ता। मतलब एक छत्ते के अंदर लगभग जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं वो 8 से 10,000 पाई जाती हैं। मधुमक्खी के नृत्य की खोज किसके द्वारा की गई? जो मधुमक्खियां नृत्य करती हैं भोजन की प्राप्ति के लिए, उसकी खोज की थी कॉल वॉन फिश ने। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब मधुमक्खियां अलग अलग प्रकार के नृत्य करती हैं। पहला होता है गोल नृत्य। जब भोजन 75 मीटर से कम दूरी पर होता है तो उनके द्वारा गोल गोल नृत्य किया जाता है। दुम हिलाने वाला नृत्य। जब भोजन 75 मीटर से अधिक दूरी पर होता है, जब भोजन 75 मीटर से अधिक दूरी पर, तब तो होता है दुम हिलाने वाला नृत्य। और जब 75 मीटर से कम हो तो वो करती हैं गोल नृत्य। पिछले हिस्से को ऐसे हिलाती हैं जिससे 8 की आकृति बनती है। वो दुम हिलाने वाला नृत्य होता है जब भोजन 75 मीटर से अधिक दूरी पर होता है, तो वो पिछले हिस्से को ऐसे हिलाती हैं जिससे 8 की आकृति बनती हो। आगे देखिए, जो मधुमक्खी का नृत्य होता है उसको कहते हैं हैप्पी डांस। हैप्पी डांस क्यों कहते हैं? कि भोजन के प्राप्ति के लिए जो डांस किया जाता है उसको बोलते हैं हैप्पी डांस। कि भोजन को पाकर या भोजन को प्राप्त कर कर ये हैप्पी हो जाती हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको हैप्पी डांस कहते हैं। एक होता है वेगल नृत्य। वेगल नृत्य की आकृति होती है एस आकार की। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि वेगल नृत्य की आकृति होती है एस आकार की, पी आकार की, टी आकार की या जेड आकार की, तो वो होती है एस आकार की। शहद में मुख्य रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कारक कौन सा है? तो शहद होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। शहद का संगठन देखिए, सर्वाधिक मिलता है कार्बोहाइड्रेट 80 से 85% तक पाया जाता है। पानी पाया जाता है 15 से 17% तक। प्रोटीन मिलता है 0.3%। और जो अन्य एसिड होते हैं अमीनो एसिड, फिनॉल, पिगमेंट और विटामिन, ये मिलते हैं 0.2%। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, मिलान में
कि किसमें कितनी मात्रा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट में कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, सर्वाधिक रूप में पाए जाने वाला कारक कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, शहद के मुख्य घटक कितने होते हैं? तो शहद में 2 प्रकार के मुख्य घटक पाए जाते हैं। पहला होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज। ये शर्कराएं होती हैं जिनके कारण शहद का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। आपको पता है ग्लूकोज मीठा होता है, फ्रक्टोज जिसको फ्रूट शर्करा भी कहा जाता है। शहद की जीवन अवधि क्या होती है? जो शहद होता है इसकी जीवन अवधि क्या होती है? तो जीवन अवधि जो शहद की होती है वो आजीवन होती है, यानी शहद कभी भी खराब नहीं होता है। शहद कभी भी खराब नहीं होता है। दुनिया का सबसे महंगा व शुद्ध शहद कौन सा है? जो शहद है वो एल्विस हनी है। एल्विस हनी दुनिया का सबसे शुद्ध एवं महंगा शहद होता है। नर मधुमक्खी ड्रोन के विकास में कितना समय लगता है? जो ड्रोन होता है नर मधुमक्खी, जिसमें डंक ग्रंथि, मोम ग्रंथि, लाल ग्रंथि अनुपस्थित होती है, उसका विकास कितने समय में होता है? तो वो होता है 24 दिन में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मधुमक्खियों का संघ कौन सा है? जो संघ होता है आर्थ्रोपोडा, जिसमें कीट पतंगे, मक्खी, मच्छर ये सब जंतु आते हैं। तो जो आर्थ्रोपोडा संघ है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा। विशालकाय एवं क्रूर मधुमक्खी कौन सी है? एपिस डेसिटा। ये जो है विशालकाय बड़ी होती है मक्खी और क्रूर भी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, झाड़ियों में छत्ता बनाने वाली प्रजाति है ऐसी मधुमक्खी जो झाड़ियों के अंदर छत्ता बनाती है। नॉर्मली अपन देख सकते हैं गाँव में, शहरों में जो झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर ये जो मधुमक्खी होती है एपिस फ्लोरी नामक प्रजाति होती है मधुमक्खी की। ये जो है झाड़ियों में छत्ता बनाती है। ये जो मधुमक्खी होती है सबसे छोटी मधुमक्खी होती है। सबसे जो बड़ी होती है विशालकाय वो होती है एपिस डोर्सेटा और सबसे छोटी होती है एपिस फ्लोरी। मधुमक्खी का जो शरीर होता है वो कितने खंडों में विभाजित होता है? तो वो होता है 3 खंडों में विभाजित होता है। अलग अलग जंतुओं के शरीर अलग अलग खंडों में विभाजित होते हैं। तो जो मधुमक्खी होती है उसका जो शरीर है वो 3 खंडों में विभाजित होता है। मधुमक्खी लगभग कितने अंडे देती है? तो लगभग 100 से 150 अंडे मधुमक्खी देती है। मधुमक्खी को कौन सी देवी का अवतार माना जाता है? जो ब्राह्मणी देवी है, इनका जो मंदिर है वो उत्तराखंड में है। इनको मधुमक्खी का अवतार माना जाता है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे जो आपका टॉपिक है अम्ल एंड क्षार, रासायनिक यौगिक, उसमें पूछा जाता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो वो होता है फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल कहते हैं उसको, HCOOH। ये फॉर्मूला है। फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इस कारण जब भी मधुमक्खी हमको काटती है तो त्वचा पे जलने या जलन का एहसास होता है अपन को। तो ये फार्मिक अम्ल होता है मधुमक्खी के डंक में। देखिए, मधुमक्खी शहद का उपयोग, जो शहद का उपयोग होता है खाने में होता है, दवाइयों में होता है, सौंदर्य प्रसाधन मतलब जो क्रीम आती है, क्रीम, पाउडर और भी अन्य सौंदर्य प्रसाधन जिसको आप कॉस्मेटिक कहते हैं, उनमें भी शहद का उपयोग अधिक रूप से किया जाता है। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये मधुमक्खी पालन एपीकल्चर से संबंधित है। अगला जो टॉपिक है जंतु के आर्थिक महत्व में, वो देखिए आप, वह रेशम कीट पालन, इसको कहते हैं सेरी कल्चर। रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरी कल्चर। इससे संबंधित कुछ तथ्य देखिए। रेशम कीट पालन कहलाता है सेरी कल्चर। एग्जाम में जो नॉर्मल क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है कि रेशम कीट पालन कहा जाता है, उसे कहते हैं सेरी कल्चर।
रेशम कीट से प्राप्त करने की कला सर्वप्रथम चीनी वासियों के द्वारा सीखी गई। रेशम से, जो रेशम कीट होता है उससे रेशम प्राप्त करने की जो कला है सर्वप्रथम चीन के जो वासी हैं उनके द्वारा सीखी गई कि रेशम कीट से जो रेशम है वो किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। जो इसकी कला है ये विकसित सबसे पहले हुई चीन देश के अंदर। रेशम उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? रेशम उत्पादन में भारत का स्थान है वो दूसरा स्थान है। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन होता है कर्नाटक के अंदर। तो जो प्रथम राज्य है रेशम उत्पादन में, भारत का प्रथम राज्य कर्नाटक है और भारत का स्थान कौन सा है? वो है दूसरा। प्रत्येक वर्ष लगभग 8,200 मैट्रिक टन का उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है रेशम का। भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। और भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसका रेशम कीट पालन में प्रथम स्थान है या रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान है? वो है कर्नाटक। लगभग 8,200 मैट्रिक टन का उत्पादन ये करता है प्रतिवर्ष। रेशम कीट किस जंतु संघ का जंतु है या जीव है? मैंने भी आपको बताया था कि जितने भी कीट होते हैं सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं और इनका एक वर्ग है इंसेक्टा। तो आर्थ्रोपोडा वर्ग में ये जीव आते हैं। मधुमक्खी, मच्छर, कीट, पतंगे सब आते हैं आर्थ्रोपोडा में, इसलिए ये जंतु संघ का सबसे बड़ा संघ है। भारत में प्रथम रेशम अनुसंधान केंद्र पश्चिम बंगाल में 1943 में स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रथम रेशम अनुसंधान केंद्र पश्चिम बंगाल में 1943 को स्थापित किया गया। मलबरी रेशम किस प्रजाति से प्राप्त होता है? तो वो होता है बॉम्बेक्स मोराई। जो बॉम्बेक्स मोराई है ये रेशम कीट की एक प्रजाति है। यह शहतूत के पत्तों पर पाए जाने वाली प्रजाति है। जो बॉम्बेक्स मोराई होता है, जो रेशम कीट की एक प्रजाति होती है, वह शहतूत के पत्तों पर पाए जाने वाली प्रजाति है। जो बॉम्बेक्स मोराई होता है इससे मालबरी रेशम प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए, जो प्रमुख प्रजातियां हैं रेशम की, इससे पहले अपन ने पढ़ा था मधुमक्खी की विभिन्न प्रजातियां, अब पढ़ते हैं रेशम की विभिन्न प्रजातियां। पहला है बॉम्बेक्स मोराई, जिससे मालबरी रेशम प्राप्त होता है, वो पाई जाती है शहतूत के पत्तों पर। टर्सर रेशम यह एंथेसिया रामली से प्राप्त होता है। एरी रेशम एटेक्स सिलिसाई से प्राप्त होता है। मूंगा रेशम एंथेरिया आसाम से प्राप्त होता है। तो ये जो रेशम है ये अलग अलग प्रजातियों के रेशम, अलग अलग जो चीज़ें हैं उनसे प्राप्त की जाती है। जैसे बॉम्बेक्स मोराई से मालबरी रेशम प्राप्त किया जाता है। जो टर्सर रेशम है वो एंथेसिया रामली से प्राप्त किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार की रेशम की अलग अलग प्रजातियों से प्राप्त किया जाता है। रेशम के द्वारा विभिन्न प्रकार के वस्त्र, पैरासूट, साड़ियाँ, जैकेट, शाल, सजावटी फैब्रिक में उपयोग किया जाता है। जो रेशम होता है उसका उपयोग साड़ियाँ, कपड़ों में, सजावटी फैब्रिक में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ये एक आर्थिक महत्व के रूप में आपको याद होना चाहिए कि रेशम कीट का जो पालन होता है, रेशम उससे उत्पादित होती है, उनका उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है। मृत कोकून से रेशम प्राप्त करना कहलाता है रीलिंग। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि रीलिंग क्या होती है। तो जो मृत कोकून होता है, जो कोकून होता है, ये रेशम, मृत कोकून से रेशम प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रीलिंग। रेशम प्राप्त करने की विधि, रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, इसकी विधि क्या है, रेशम कीट पालन कैसे होता है और रेशम कीट से रेशम किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट का लार्वा जब अपने चारों ओर कोकून बनाता है, वो लपेट लेता है अपने आप को ऐसे, तब कोकून को गर्म पानी में उबालकर रेशम प्राप्त किया जाता है। जो लार्वा होता है वो अपने चारों ओर धागे समान इसको लपेट लेता है
इसको आप डालते हैं गर्म पानी में। गर्म पानी में जैसे ही डालते हैं, वहां से पानी में उबाल कर इसे रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट का जो जीवन काल होता है वो लगभग 6 से 8 सप्ताह होता है। जीवन काल 6 से 8 सप्ताह। और आर्थिक महत्व ये वाले कि पैरासूट, वस्त्र, साड़ियाँ, जैकेट, शाल, सजावटी फैब्रिक में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, रेशम कीट का जीवन चक्र, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि रेशम कीट का जो जीवन चक्र है, रेशम कीट के जीवन चक्र में कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं। जैसे मनुष्य का जीवन चक्र होता है, बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वैक्स बनता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर बुढ़ापा आ जाता है। इसी प्रकार रेशम कीट का भी जीवन चक्र होता है। पहले अंडा बनता है, फिर कैटरपिलर, ये लार्वा है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि रेशम कीट के जो लार्वा है उसे कहा जाता है, उसको कहते हैं कैटरपिलर। प्यूपा और वयस्क, ये रेशम कीट का जीवन चक्र होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम होता है, रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है बॉम्बेक्स मोराई, जो शहतूत के पत्तों पर पाई जाती है, जिससे मालबरी रेशम प्राप्त किया जाता है। इससे पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था। रेशम के जो कीड़े होते हैं उसको कहते हैं पिल्लू। रेशम के जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उसको कहते हैं पिल्लू। और जो रेशम कीट की लार्वा अवस्था है इसको कहते हैं कैटरपिलर। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक रेशम कीट से लगभग कितने अंडे देता है? एक रेशम कीट है जो लगभग कितने अंडे देता है? वो लगभग 500 अंडे देता है। और जो मधुमक्खी थी वो कितने दे रही थी? 100 से 150। जो रेशम कीट का कीट है वो लगभग 500 अंडे देता है। रेशम कीट की जो आयु होती है वो 3 से 4 दिन की होती है। सबसे महंगा रेशम कौन सा है? वो है मूंगा रेशम। सबसे महंगा सिल्क मुख्यतः खाद्य वृक्ष सोलू पर पाया जाता है। ये वृक्ष होता है सोलू, इस पे पाया जाता है। जो रेशम कीट है उसे प्राप्त होता है मूंगा रेशम, जो सबसे महंगा रेशम होता है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सबसे महंगा रेशम कौन सा है, तो वो है मूंगा रेशम। कांचीपुरम रेशम की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। जो कांचीपुरम है तमिलनाडु में, ये रेशम की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये तमिलनाडु के कांचीपुरम क्षेत्र की हैं। जो रेशम की साड़ियाँ हैं कांचीपुरम की, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये तमिलनाडु की प्रसिद्ध है। यहाँ पर रेशम की साड़ियाँ बनाई जाती हैं। देखिए, रेशम में 2 अलग अलग प्रोटीन से बना फाइबर होता है। जो रेशम का जो फाइबर होता है वो 2 अलग अलग प्रोटीनों से बना होता है। दो अलग अलग प्रोटीन से बना होता है। पहला होता है सेरिसिन प्रोटीन और दूसरा होता है फाइब्रोइन प्रोटीन। जो रेशम में 2 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइबर होते हैं, जिनका सजावटी फैब्रिक बनाया जाता है। उनमें 2 प्रकार के अलग अलग प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला होता है सेरिसिन प्रोटीन और दूसरा है फाइब्रोइन प्रोटीन। जंगली अवस्था में नहीं पाए जाने वाला कीट है। जो अलग अलग जंतु होते हैं, जैसे जो पालतू होते हैं, जंगली होते हैं, लेकिन ये जो रेशम कीट होता है ये कभी भी जंगली अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका पालन ही किया जाता है। तो इसको कहते हैं, जो पालन होता है इसको कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। जंगली अवस्था में कभी भी नहीं पाया जाता है। लार्वा पूरे शरीर पर रेशम को घुमाता है। जब लार्वा कोकून बनाता है तो बाहर से अंदर की ओर उसको रेशम को वो घुमाता है, बाहर से अंदर की ओर, ऐसे अंदर की ओर घुमाता है। रेशम कीट का मुख्य भोजन है शहतूत का पत्ता। जो शहतूत का पत्ता होता है जिसपे एक प्रजाति है बॉम्बेक्स मोराई पाई जाती है, जिससे मालबरी रेशम प्राप्त होता है।
तो वो रेशम कीट का मुख्य भोजन पदार्थ है शहतूत का पत्ता। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रेशम बोर्ड की स्थापना सन 1949 में की गई। रेशम जो है उसका उद्योग में बढ़ावा हो, आर्थिक जो महत्व है उसका बढ़े, इसके लिए रेशम बोर्ड उद्योग का गठन किया गया, वो 1949 में किया गया। भारत के कुल रेशम उत्पादन में मालबरी रेशम, जो मालबरी रेशम है जो कि बॉम्बेक्स मोराई से प्राप्त किया जाता है, किस्म के रेशम का उत्पादन है। भारत में कुल लगभग 89% मालबरी रेशम का जो है उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में जो है भारत इसका उत्पादन करता है। एक होता है इरी किस्म का रेशम, ये 8.6%, टर्सरडिस 2% और मूंगा किस्म की 0.4% भारत इसका उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा जो करता है वो मालबरी रेशम का उत्पादन किया जाता है। मूंगा सिल्क का उत्पादन करने वाला भारत एकमात्र देश है। जो मूंगा सिल्क है, मूंगा रेशम है, इसका उत्पादन करने वाला भारत एकमात्र देश है। भारत में कुल कपड़ा निर्माण में रेशमी वस्त्रों की हिस्सेदारी, जो कपड़ा निर्माण होता है उसमें कितने प्रतिशत जो वस्त्र हैं वो रेशम से बनाए जाते हैं, तो लगभग 3% वस्त्रों की जो हिस्सेदारी है वो रेशमी वस्त्रों की है। न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस के द्वारा रेशम कीट के संक्रमण का क्या कारण है? एक ये वायरस है जिसके कारण रेशम कीट में संक्रमण हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो संक्रमित स्रोत से दूषित पत्तों को खाने के कारण संक्रमित हो जाते हैं। जो दूषित पत्ते होते हैं शहतूत के, उनको खाने से ये वायरस के कारण रेशम कीट संक्रमित हो जाते हैं। और ये साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस, डेंसोन्यूक्लिक ओसिस वायरस, ये भी संक्रमित माध्यम के वायरस हैं जिनके द्वारा जो रेशम कीट है वो संक्रमित हो जाते हैं। एक कोकून का भार कितना होता है? तो 1.8 से 2.2 ग्राम एक कोकून का भार होता है और कोकून से ही रेशम प्राप्त की जाती है। रेशम प्रोटीन का बना होता है। भीतरी जो भाग होता है इसका वो फाइब्रिन, और जो बाहरी भाग होता है वो सेरिसिन प्रोटीन का बना होता है। इससे पहले बता चुका हूँ आपको मैं, 2 अलग अलग प्रोटीन होते हैं, सेरिसिन और फाइब्रिन प्रोटीन से बना होता है। तो ये है रेशम कीट पालन। जंतु जो आर्थिक महत्व है, इसमें अगली स्लाइड देखिए, वह है लेक कल्टीवेशन, जिसको कहते हैं लाख कीट पालन। आपने लाख की चूड़ियाँ देखी हैं? लाख की चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ वो इस लाख कीट से ही बनाई जाती हैं। तो इससे संबंधित जो शब्दावली है वो देखिए। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम, ये वैज्ञानिक नाम एग्जाम में अधिकांश पूछा जाता है। जैसे रेशम कीट का जो वैज्ञानिक नाम है वो बॉम्बेक्स मोराई है, वैसे ही लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है टेकारिया लेका। यह रेंगने वाला छोटा कीट है जो चूसक मुखांग को पौधे के उत्तकों में घुसाकर चूसता है। जो रस होता है पौधे का, उसको उसके उत्तक होते हैं पौधे के, उसमें अपने जो चूसक है मुखांग के, वो उत्तकों में घुसाकर रस चूसता है। वैज्ञानिक भाषा में जो लाख है उसको कहते हैं लेसिपर लाखा। जो लाख होती है, लाख कीट का नाम तो क्या है? टेकारिया लेका, लेकिन जो लाख होती है, लाख कीट से प्राप्त जो लाख होती है उसको कहते हैं लेसिपर लाखा। लाख कीट पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। लाख के कीट भारत के मुख्य किन पेड़ों पर पाए जाते हैं? जो लाख के कीट हैं वो बरगद पर, बेर पर, पलास पर। ये पलास होती है, इसको जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपकी बहुत सी बार। जंगल की ज्वाला, पलास को कहते हैं। कुसुम आदि के पेड़ों पर लाख के कीट पाए जाते हैं। लाख का निर्माण होता है। कीट अपनी सुरक्षा के लिए रोल का स्त्राव कर कवच बना लेते हैं, यही लाख होता है। जो कीट होता है वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? कवच बना लेते हैं, जिसको कहते हैं राल।
यही क्या होती है, लाख होती है। स्टिक लाख क्या होती है, छड़ी नुमा टहनियों से खुरचकर निकाले जाने के कारण इस लाख को स्टिक लाख कहते हैं। स्टिक क्या होती है, जो डंडा होता है टहनी का उसको स्टिक कहा जाता है। तो यहाँ से खुरचकर निकाले जाने के कारण इसको कहते हैं स्टिक लाख। लाख के उपयोग क्या होते हैं, आभूषणों में, पॉलिश के अंदर, पेंट में, वार्निश, फोटोग्राफी पदार्थ में, विस्फोट सामग्री के अंदर, सील बनाने में और नेल पेंट बनाने के अंदर किया जाता है। ये सील जो होती है इसमें भी जो लाख है उसका उपयोग किया जाता है। कभी आपने जो मूवी है उसके अंदर देखा होगा, किसी भी कंपनी या फैक्ट्री के अंदर जब लॉक लगाते हैं तो उस पर लाल लाल पदार्थ डाला जाता है, फिर उसके ऊपर सील लगाई जाती है, वो लाख ही होती है। तो सील लगाने में भी लाख का उपयोग किया जाता है। लाख की चूड़ियाँ प्रसिद्ध है, वो है जयपुर की। जयपुर में एक अलग ही बाजार है जहाँ पर लाख की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। प्राकृतिक राल है, जो लाख होता है एक प्राकृतिक राल होती है, क्योंकि यह डायरेक्टली किससे प्राप्त होती है, लाख के कीट से प्राप्त होती है। जो राल होती है ये लाख होती है, जो प्राकृतिक राल है। तो प्राकृतिक राल है वो है लाख। लाख मुख्यतः होती है दो प्रकार की होती है, एक तो होती है कुसुमी, एक होती है रंगीन लाख। भारत में सर्वाधिक लाख का उत्पादन झारखंड में होता है। लगभग 60% जो उत्पादन होता है वो झारखंड अकेला राज्य करता है। जो नर लाख कीट होता है मादा आकार से छोटे वो गुलाबी रंग के होते हैं। मादा लाख कीट का आकार जो होता है वो बड़ा होता है। जो नर लाख कीट होते हैं वो छोटे होते हैं और गुलाबी रंग के होते हैं, और जो मादा लाख कीट होती है वो बड़े आकार की होती है। नर लाख कीट निम्फा अवस्था में ही लाख का उत्पन्न करते हैं। ये निम्फा अवस्था क्या होती है, एक प्रकार की लार्वा अवस्था होती है। एक प्रकार की लार्वा अवस्था होती है, उसको बोलते हैं निम्फा अवस्था। तो जो नर लाख कीट है वो निम्फा अवस्था में ही क्या करते हैं, लाख का उत्पादन करते हैं। जो लाख होती है वो दो प्रकार की होती है, कुसुमी लाख और रंगीनी लाख। प्राकृतिक राल क्या है, जो लाख होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि प्राकृतिक राल क्या है। तो लाख क्या होती है, एक प्राकृतिक राल होती है। आगे देखिए, भारत में लाख उत्पादन का 50% भाग रंगीनी फसल से प्राप्त किया जाता है। जो लाख होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है कुसुमी, एक होती है रंगीनी। तो जो 50% जो भाग है वो रंगीनी फसल से प्राप्त किया जाता है। लाख उत्पादन की दो विधियां होती हैं, पुरानी देसी विधि, एक होती है आधुनिक विधि। जो पुरानी देसी विधि है ये जो आदिवासी हैं उनके द्वारा की जाती है। डायरेक्टली क्या होता है, लाख के कीट को पकड़कर उससे लाख उत्पादन किया जाता है। जो आधुनिक विधि है इसको बोलते हैं कृत्रिम विधि। तो कृत्रिम रूपों से लाख को प्राप्त किया जाता है। भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ है, रांची में। तो ये आपके एपीकल्चर, सेरीकल्चर और लेक कल्टीवेटर मतलब लाख जो पालन है उससे संबंधित क्वेश्चन थे और विभिन्न तथ्य थे जो आपको यहाँ बताए गए हैं। आगामी स्लाइड में हम जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में बात करेंगे, जैसे कि डेयरी पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, इनसे संबंधित हम आगामी कक्षाओं में बात करेंगे। धन्यवाद।